नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी नवाब में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी जीके टेस्ट जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से लिए गए सभी क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण नवपाषाण युग के दौरान उल्का पिंड के प्रभाव द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए वेम्बनाड झील केरल, ऑप्शन बी चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन सी लोकटक झील जो मणिपुर, लोनार झील महाराष्ट्र। तो किसका निर्माण जो है उल्का पिंड के प्रभाव द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन डी लोनार झील का निर्माण महाराष्ट्र में उल्का पिंड के द्वारा हुआ था। इसे पॉइंट दिया गया है, इसे वर्ष 2020 में वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसे 2020 में वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अगला पॉइंट, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। लोनार झील, ये आपकी लोनार झील का फोटो दिया गया है। लोनार झील ये है जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। यह उल्का पिंड के प्रभाव के बाद क्रेटर झील के रूप में हुआ। उल्का पिंड के प्रभाव के बाद यह क्रेटर झील के रूप में हुआ। हेलो आर्किया सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण झील का रंग गुलाबी हो गया है। हेलो आर्किया सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण झील का रंग गुलाबी हो गया है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट करते रहिए क्योंकि पूछा जाएगा किस सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में के कारण झील का रंग गुलाबी हो गया। तो हेलो आर्किया, इसे पृथ्वी की विकास में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के कारण एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में भी शामिल किया गया है। ये भी सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ऑप्शन दिया गया है 1904 में, ऑप्शन बी 1903 में, ऑप्शन सी 1905 में या ऑप्शन डी 1902 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को उनके वायसराय के दौरान लागू हुआ। बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को उनके वायसराय के दौरान लागू हुआ। ये डेट भी आप सभी लोग याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905। अगला पॉइंट है, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का विचार किया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जो अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। पंजाब का पूर्ण विलय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद किया गया था जिसमें सिख अंग्रेजों से हार गए और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिखों और लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा जिसमें उन्हें पंजाब को आत्मसमर्पण करना था। पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के आदेश पर किया गया था। 29 मार्च 1849 को इस संधि हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित है? कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी योकोहामा जो जापान में है, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, ऑप्शन डी संघाई जो चीन में है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है। ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। रियो डी जेनेरियो बंदरगाह, यह ब्राजील के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में एक बंदरगाह है। यह अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाबारा खाड़ी के पश्चिम तट पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। सिडनी सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी का बंदरगाह तस्मान सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। सिडनी का बंदरगाह दक्षिण प्रशांत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। योकोहामा जो जापान में स्थित है, यह राजधानी टोक्यो के पास मध्य और पूर्वी जापान में स्थित है जो प्रशांत महासागर
की ओर अभिमुखित है? संघाई संघाई चीन। संघाई बंदरगाह पूर्व में पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा और दक्षिण में हांगजो खाड़ी की ओर अभिमुखित है। ये भी सभी लोग याद रखेंगे। सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? ऑप्शन ए कलिंग महोत्सव, ऑप्शन बी दशहरा, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी भोगली या बिहू। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी ओणम। सर्प नौका दौड़ किस त्योहार की अनूठी विशेषता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओणम। केरल की नौका दौड़ ओणम की एक विशेषता है। ओणम केरल का फसल उत्सव है जो राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। ओणम केरल का फसल उत्सव है जो राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के आधार पर यह त्योहार अगस्त या सितंबर महीने में आता है और 4 से 10 दिनों तक चलता है। समारोह में गीत, नृत्य, खेल और दावतें शामिल हैं। वल्लमकली नामक सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस पंपा नदी पर की जाती है, जिसमें सैकड़ों लोग भाग लेते हैं और लोग गीत गाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में कुछ हिस्सों में किसान अपने देश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। ऑप्शन दिया गया है कृषि उपकरण, ऑप्शन बी पूर्वज, ऑप्शन सी खेतों, ऑप्शन डी बैलों। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैलों। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैलों की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। पॉइंट दिए गए हैं। पोला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में एक त्योहार है। पोला जो है कहाँ का त्योहार है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में एक त्योहार है। यह किसानों द्वारा बैलों की पूजा के माध्यम से मनाया जाता है। किसान इस दिन अपने बैलों को सजाते हैं और फिर त्योहार में प्रदर्शन करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह त्योहार किसानों द्वारा कृषि कार्यों में उनकी सहायता के लिए सांडों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर ऐसे ही वीडियो और आप चाहते हैं तो वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने और बेल आइकन क्लिक करने, जैसे कि वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1934 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताइए जल्दी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1920 में। भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने 1920 में अपने व्यापारिक हितों को व्यवस्थित करने के लिए किया था। भारतीय व्यवसायी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी मांगों को सुना जाए। इन निकायों का नेतृत्व पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी.डी. बिड़ला जैसे प्रमुख उद्योगपतियों ने किया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का कड़ा विरोध किया। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस। आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स। चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वह इसका अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। 1837 में कनिंघम ने सारनाथ में उत्खनन किया। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों की व्याख्या की। मैक्समूलन ने ऋग्वेद संहिता का अनुवाद किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज जो राजा राममोहन राय, रामकृत मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। इसके कोई की पॉइंट देखते हैं। ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह भारत में धार्मिक सुधारों का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था।
क्वेश्चन पूछा जाएगा सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के दो प्रमुख सदस्य थे। पूछा जाएगा इस ब्रह्म समाज के दो प्रमुख सदस्य कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में स्वामी विवेकानंद ने की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने के लिए और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए काम किया। इसने अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आर्य समाज की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। लाहौर आर्य समाज का केंद्र बन गया। वे वेदों को मानते थे और उन्हें अचूक मानते हैं। इसने एक भगवान पर जोर दिया। इसने मूर्त पूजा का बहिष्कार कर दिया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे। क्या थे? राजनेता थे, मूर्तिकार थे, गणितज्ञ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो ऑप्शन सी, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गुप्त काल गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अद्वितीय है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत की रचना की। आर्यभट्टी में उन्होंने प्रथम 9 संख्याओं का स्थानीय मान तथा शून्य के प्रयोग का वर्णन किया था। उन्होंने पाई के मान की गणना की और बीजगणित का आविष्कार किया। सूर्य सिद्धांत में उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमती है। इस तरह उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों और उनसे घटित होने के समय की गणना के तरीकों की खोज की। उन्होंने कहा कि आकाशीय पिंड जैसे कि चंद्रमा गोलाकार थे और वे प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए विजयपाल, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी यशोवर्मन, ऑप्शन डी धंगदेव। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, जो चंदेल राजवंश के थे। अगला इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का अर्थ है गुफा के महान देवता। कंदरिया महादेव मंदिर का अर्थ क्या है? गुफा के महान देवता। खजुराहो कभी चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। जो खजुराहो है वो कभी चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। कंदरिया महादेव मंदिर भारत में मध्य युगीन काल से संरक्षित मंदिरों के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। यह भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया चुनाव आयोग, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से संबंधित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये सभी पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है से संबंधित है। ऑप्शन ए सोमालिया से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ब्राजील से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। सभी लोगों को बताना है दी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ से संबंधित है, तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 400 प्रकार के प्रवाल मछलियों की 1500 प्रजातियां और 4000 प्रकार के मोलस्क के साथ प्रवाल भित्तियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। यह डुगोंग समुद्री गाय और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थान होने के कारण वैज्ञानिक इसमें रुचि रखते हैं, परंतु ये विलुप्त होने की कगार में पर है। अगला प्रश्न, सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत में संविधान सभा के चुनाव
डैश हुए थे? भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ऑप्शन ए जुलाई 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1945, ऑप्शन सी नवंबर 1946, ऑप्शन डी जनवरी 1945। तो सभी लोग बताइए इसमें से भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत द्वारा किया गया जाता था। शुरुआत में 389 सदस्य थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान में देश के बंटवारे के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई। 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, जबकि शेष 70 रियासतों से थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। तो राष्ट्रपति किसी की दोषी की सजा कम कर सकता है या माफ कर सकता है, ये शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 71, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 73, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 में। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या सजा में छूट देने या सजा को निलंबित करने, हटाने या सजा को कम करने की शक्ति होगी। पॉइंट दिया गया है ए नंबर, उन सभी मामलों में जहां सजा या दंड कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती है। बी, उन सभी मामलों में जहां सजा या दंड किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। सी, उन सभी मामलों में जहां सजा मौत की सजा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के अवतार को समर्पित है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के अवतार को समर्पित है? ऑप्शन दिया गया है मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी अनंत वासुदेव मंदिर, ऑप्शन सी कादरी मंजूनाथ मंदिर, ऑप्शन डी गुंडीचा मंदिर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कादरी मंजूनाथ मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर एक 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो भुवनेश्वर, उड़ीसा, भारत में स्थित शिव को समर्पित है। अनंत वासुदेव मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित विष्णु के अवतार कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में किया गया था और वहां कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की पूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की पूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। गुंडीचा मंदिर कहाँ स्थित है? गुंडीचा मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह पुरी की वार्षिक रथ यात्रा गंतव्य होने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? ऑप्शन ए 13 मई 1858 को कलकत्ता में, ऑप्शन बी 20 जून 1858 को ग्वालियर में, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1862 को दिल्ली में, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1860 को झांसी में। तो सभी लोग बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और 20 जून 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा ग्वालियर में समाप्त हुआ। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857 से 1859 तक भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैल गया। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक एकत्र किया जाता है? दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था?
ऑप्शन ए रैयतवाड़ी कर, ऑप्शन बी रायर कर, ऑप्शन सी महलवाड़ी कर, ऑप्शन डी खराज कर। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खराज कर। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं इसके। खराज दिल्ली सल्तनत की तहत कृषि भूमि पर कर था। इसकी सीमा उपज का 1/3 से आधा तक थी। खराज मुख्य रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और उन्हें इस्लाम के हाल ही में विजय प्राप्त क्षेत्रों में इस्लाम में परिवर्तित कर देता था। इस्लाम के कानून के तहत केवल मूल मुसलमानों या इस्लाम में परिवर्तित होने वालों को ही जमीन के मालिक होने की अनुमति थी। अगला प्रश्न। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष में अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था। ऑप्शन दिया गया 1885 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1826 में, ऑप्शन डी 1862 में। तो सही उत्तर क्या होगा इसका। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1858 में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और 1857 के विद्रोह के प्रतीकात्मक प्रमुख थे। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। वह 1837 में 62 वर्ष की आयु में सम्राट बने थे। वह अपने पिता सम्राट अकबर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी बने थे। ये पूछा जाए किसके उत्तराधिकारी बने थे, सम्राट अकबर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी बने थे कौन, बहादुर शाह जफर। ये जो मुगल सम्राट अंतिम मुगल सम्राट थे। क्वेश्चन दिया गया भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 15 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर को, ऑप्शन सी 14 जनवरी को, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर को। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस फील्ड मार्शल के एम करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवा के सम्मान देता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जिनका दिनांक 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 26 अक्टूबर को कद्दू दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1934। तो सही उत्तर क्या होगा इसका। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियमित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। अगला पॉइंट, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध कर दिया। यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और 1857 के विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। यह भारत में विधवाओं के स्थिति में सुधार करने वाला पहला प्रमुख सामाजिक सुधार कानून था। इसे 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन के बाद अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न, हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताना है हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। दिन की शुरुआत 2014 न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में हुई थी। महिला उद्यमिता दिवस की स्थापना और कार्यान्वयन पेट पायनियर द्वारा किया गया था। कुल मिलाकर 144 देशों ने 2014 में पहले महिला उद्यमिता दिवस को मान्यता दी। 2022 में इसका थीम क्या है, जिसे विषय इसका क्या है, भारत के उद्यमी महिला हैं। भारत के उद्यमी महिला हैं।
मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लैमिनिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन बी डी फाइब्रोनेक्टिन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केराटिन। मानव खून, नाखून और बाल केराटिन के से बने होते हैं। केराटिनोसाइट्स केराटिन का उत्पादन करते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन जो बालों, त्वचा और नाखूनों का मूल घटक बनाता है। त्वचा की बाहरी परत में केराटिन एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने में मदद करता है। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो नाखूनों और बालों और शरीर के अन्य हिस्सों में ऊतक बनाते हैं। वह बालों को मजबूत और लचीला बनाता है। अगला प्रश्न, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स पेंशन का नेतृत्व किया था? 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी त्रिभुवन दास पटेल, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। चंपारण और अहमदाबाद के बाद खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में तीसरा सत्याग्रह था। पहला पॉइंट क्या दिया गया है? चंपारण और अहमदाबाद के बाद खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में तीसरा सत्याग्रह था। अगला पॉइंट, यह गुजरात के खेड़ा में फसलों के खराब होने के कारण हुआ था। सरकार ने किसानों का राजस्व देने से इनकार कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा के सभी किसानों को कर न देने की सलाह दी। सरकार द्वारा किसानों के करों का भुगतान करके उनकी मांगों को स्वीकार करने के साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1974। तो सही उत्तर क्या होगा? भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1980 में पारित किया गया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम वन संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह राज्य सरकार को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी निर्णय लेने के अधिकारों को सीमित करता है। इन अधिनियमों का उद्देश्य इसमें वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करना और कृषि, चराई और अन्य उद्देश्यों के लिए वनोन्मूलन को रोकना है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी प्रियदर्शन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध प्रमुख बिंदु, उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। यह उनका महापरिनिष्क्रमण था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के घर त्यागने को क्या कहा जाता है? तो उसमें राइट आंसर होता है महापरिनिष्क्रमण काल। 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्ति किया, जहां उन्हें पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त बुद्ध या तथागत हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कैसे थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर। इसके बारे में जानते हैं, इसके प्रमुख बिंदु। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे।
महावीर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भटकते रहे। बाद में उन्हें जिन विजेता के रूप में जाना गया और महावीर के अनुयायियों को जैन कहा गया। जैन धर्म में 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक मोक्ष प्राप्त के लिए सम्यक चरित्र है। जैन भिक्षुओं ने अहिंसा का बहुत सख्ती से पालन किया और उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। अगला क्वेश्चन। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? ऑप्शन ए तराना, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी ख्याल। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ठुमरी। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो ठुमरी से पारंगत थी। गिरिजा देवी एक शास्त्रीय गायिका हैं और बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016 में जीता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षाओं में बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। तो पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन केवल तहखाने को ही पूरा कर सका। उसने केवल तहखाने को ही पूरा कर सका। अगला पॉइंट है उनके उत्तराधिकार इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल और जोड़ी। 1220 में फिरोज जो इल्तुतमिश थे उन्होंने 3 और मंजिलें जोड़ी जो 1220 में जोड़ी थी। अगला पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार को कुतुब मीनार भी लिखा है और कुतुब मीनार एक मीनार और विजय स्तंभ है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। पहले 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। चौथी और 5वीं पूछा जाए पहली 3 मंजिलें किससे बनी हैं? तो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर की हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। टावर के तल पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो भारत में बहने वाली पहली मस्जिद है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के शासन को कब त्याग दिया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत के वंशानुक्रम के शासन को कब त्याग दिया? ऑप्शन दिया गया 1956, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1960। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1956 इसका सही उत्तर होगा। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के नियम को त्याग दिया। वंशानुक्रम का सिद्धांत या उत्तराधिकार का सही तरीका जो कि केक प्राप्त करने वाला और उसे खाने वाला भी सबसे बड़ा है। हिंदू कानून की संहिताकरण और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू होने के बाद छोड़ दिया गया था। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भैया रामानुजम प्रताप देव बनाम लालू महेशानुज प्राप्त देव और अन्य 1982 SCR 1 417 में इंगित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो हिंदू, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच निर्वसीयत और अनिच्छुक उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिता के लिए अधिनियमित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंध
परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। ऑप्शन दिया गया है अनुमापकता, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी परिशोधन, ऑप्शन डी समपार्श्विक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नियोजित है। प्रतिरक्षा एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई के लिए नियोजित है। अगला पॉइंट है प्रतिरक्षा द्वारा प्रदान किए गए जोखिम में कमी भी आमतौर पर संभावित मुनाफे में कमी का परिणाम है। प्रतिरक्षा को इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जिसे प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,